हेलो बच्चों, क्विक रिवीजन चल रही है आपके अपने चैनल गणेश ट्यूटोरियल्स में। स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी खत्म करना है। सबसे पहले देखो वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कुछ वैल्यू होती है उसकी 10 kg, 2 kg, 50 kg, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, कोई भी चीज़, तो उसके पास वैल्यू होती है एक, और वैल्यू के साथ साथ उसके पास एक डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर के एग्जांपल दे रखे हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा। वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन के पास भी डायरेक्शन है, फोर्स के पास भी डायरेक्शन है। तो ये सब वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद देखो वेक्टर में कुछ चीज़ें बताई गई है यहाँ पे। जैसे एक नल वेक्टर हो गया। नल वेक्टर वो जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। को इनिशियल वेक्टर, जो सभी वेक्टर सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उन्हें को इनिशियल वेक्टर बोल दिया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं फ्री वेक्टर पे। फ्री वेक्टर क्या होता है? कोई भी वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर मान लो इसको बी वेक्टर का नाम दे दिया, तो ये बी वेक्टर अपने पैरेलल कहीं भी मूव कर सकता है, वो वेक्टर सेम रहेगा। जैसे ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को यूं पैरेलल मूव करवा दिया, यूं पैरेलल नीचे मूव करवा दिया, इसको यहाँ इसके पैरेलल मूव करवा दिया। पैरेलल हम आगे भी लेके जा सकते हैं, पीछे भी लेके जा सकते हैं। तो स्पेस में कहीं भी किसी वेक्टर को उसके पैरेलल अगर मूव करवा देते हैं तो वो वेक्टर सेम रहता है, इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। इसके बाद आते हैं पोजीशन वेक्टर पे। तो किसी भी पॉइंट का हमें पोजीशन अगर दे रखा है, जैसे ए पॉइंट का पोजीशन एक्स वाई जेड दे रखा है, ए पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिला देंगे तो अब ये जो वेक्टर बना ओ ए वेक्टर, इसी को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी ए का ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अच्छा, उससे पहले चीजें बता रखी है, आई जे के आर यूनिट वेक्टर इन दी एक्स वाई जेड डायरेक्शंस, यानी आई कैप एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, ये वाई डायरेक्शन का, और के जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है क्योंकि इनको यूनिट वेक्टर का नाम दिया गया है। तो ये ओ ए जो पोजीशन वेक्टर बना वो इस तरीके से, एक्स डायरेक्शन को आई से दिखाया, एक्स आई कैप, वाई डायरेक्शन को जैसे वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब किसी भी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे यहाँ पर ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की लेंथ को डिनोट करता है। तो ओ ए की जो लेंथ है वही ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ओ ए वेक्टर की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। यानी ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। देखो ओ ए में x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये ओ ए का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो ओ ए की लेंथ आ रही है। तो यहाँ से हमने ओ ए की लेंथ निकाल दी है। सेम ऐसे ही अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, एक x1 y1 z1, एक पॉइंट ले लिया x2 y2 z2। अब यहाँ से अगर हमें ए बी वैक्टर बनाना है तो बी वाले में से ए को माइनस करना पड़ता है। तो ए बी वैक्टर हो गया x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। सेम ऐसे ही अगर बी ए वेक्टर बनाना होता तो बी ए वेक्टर में पीछे वाले ए में से बी को माइनस करते, तो लिखते x1 माइनस x2 आई, y1 माइनस y2 जे, z1 माइनस z2 के। सेम अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो ए बी में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते ए बी की लेंथ निकालने के लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा आएगा? यही फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पोजीशन वेक्टर वगैरह कैसे बनाते हैं वो पढ़ लिया है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वर्ट अ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। यानी किसी वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो मान लो हमें कोई वेक्टर दे रखा है। अच्छा, पहली बात तो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोई भी वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर हम दिखा सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहां पर जो मैंने एक कैप बना रखा है, एक कैप का मतलब है वेक्टर की डायरेक्शन, और एक कैप को ही यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है। यानी किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है यूनिट वेक्टर, ए कैप। तो यही यूनिट वेक्टर है। इसका कोई भी एक एग्जांपल तुम्हें दिखा देता हूं। जैसे ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसको हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 और ये 29। तो ये ए का मैग्नीट्यूड 29 आ गया। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो वेक्टर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड √29। अब देखो, इसको हमें यहीं पर छोड़ देना है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा और आगे बताता हूँ। जैसे हमें ए कैप ये पता चल चुका है, ये यूनिट वेक्टर है। इसको अगर हमें देखना है, क्रॉस चेक करना है कि यूनिट वेक्टर बना कि नहीं बना ये, तो इस ए कैप का मैग्नीट्यूड निकाल दो। ए कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 2/29 का स्क्वायर यानी 4/29 हो जाएगा, प्लस 3/29 का स्क्वायर, तो 3/29 हो जाएगा, प्लस 4/√29 का स्क्वायर, तो 4/29 हो जाएगा। तो एलसीएम 29 आ रहा है, और ऊपर 4 प्लस 3 का स्क्वायर हमने 9 नहीं लिखा,
तो क्रॉस चेक करने के लिए हम ए कैप का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। ए कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट में 2/√29 का स्क्वायर, तो 4/29 हो जाएगा। 3/√29 का स्क्वायर करेंगे तो 9/29 हो जाएगा, और 4/√29 का स्क्वायर करेंगे तो 16/29 हो जाएगा। तो √29, अच्छा यहाँ पे 29 एलसीएम आ जाएगा, 4 + 9 + 16, ऊपर भी 29 और नीचे भी 29। तो ये ए कैप का मैग्नीट्यूड आ रहा है 1, यानी कि इस ए वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसे किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर यानी किसी वेक्टर को हमें दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। जैसे मान लो यहां पर कोई वेक्टर ले लेते हैं ए वेक्टर को हमें एक्स और वाई दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो मैं अगर इसको बना दूं ओ ए बी, तो ओ बी यहां पे एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ए बी यहां पे वाई कंपोनेंट हो जाएगा। अब कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए थीटा। तो अगर ये हमें एंगल पता है और ये जो ओ ए है, ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो ए है, ओ ए के मैग्नीट्यूड को मैंने ए ले लिया। अब हमें इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो हमें साफ दिख रहा है कि इस ट्राइंगल में ओ बी अपॉन ओ बी अपॉन ओ ए यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू आ जाएगी ओ ए कॉस थीटा। तो एक्स कंपोनेंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है ए कॉस थीटा। सेम ऐसे ही अब आ जाएगा ए बी अपॉन ओ ए इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ए बी हो जाएगा ओ ए साइन थीटा। तो ए बी की वैल्यू है y, तो y आ जाएगा ओ ए की वैल्यू a है, a साइन थीटा। तो हमने इस a वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। इधर आ जाएगा a कॉस थीटा और इधर आ जाएगा a साइन थीटा। तो इस तरीके से हम किसी एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एंगल के साथ वाला हमें दिख रहा है जैसे कि कॉस है और दूसरा वाला क्या है, साइन है। ये यहाँ पे तुम्हें तरीका याद रखना है कि एंगल के साथ वाले को कॉस लो और दूसरे वाले को साइन लो। अब जैसे ये देखो, इस a वेक्टर को हमें ब्रेक करना है दो कंपोनेंट में, तो क्या होगा, ये इन दोनों में ब्रेक होगा, जिन दोनों के बीच में आ रहा है उन दोनों में ही ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a cos थीटा एंगल के साथ वाला, ऊपर आ जाएगा a sin थीटा। और अगर हमें इस तरीके से इसको ब्रेक करना है और ये एंगल थीटा है, तो ये इन दोनों में ब्रेक होगा क्योंकि a वेक्टर इन दोनों के बीच में आ रहा है। एंगल के साथ वाला cos हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा sin। हमें अगर इसको ब्रेक करना है और ये एंगल थीटा दे रखा है, तो नीचे एंगल के साथ वाला cos हो जाएगा और ये वाला साइन हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर सेम, पहले तो मैं दो वेक्टर बना देता हूं ए और बी। देखो यहां पर मैंने ए और बी दो वेक्टर बना दिए और दोनों के बीच में एंगल कुछ थीटा ले रखा है। अब सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, बी वेक्टर को हम इसके पैरेलल आगे मूव करवा दे रहे हैं। तो अगले स्टेप में देखो, इसको डॉटेड से बना देता हूं मैं। बी वेक्टर को हमने इस तरीके से आगे मूव करवा दिया है, ठीक है। तो हमें पता है कि फ्री वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर को हम उसके पैरेलल कहीं भी मूव करवा सकते हैं। तो ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ कहता है कि कोई भी दो वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में है, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर का मतलब है ए का हेड और बी का टेल आपस में टच हो रहा है। तो जब भी ए का हेड और बी का टेल आपस में टच हो, वो दोनों सेम ऑर्डर में होते हैं। तो दो वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में है तो तीसरा वेक्टर, तो ट्राइंगल का जो तीसरा वेक्टर बनेगा अपोजिट ऑर्डर में, वो ए और बी के सम के बराबर होगा। ट्राइंगल लॉ कहता है कोई भी दो वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में है तो उनका सम तीसरे वेक्टर के बराबर होगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में है। तो a प्लस बी सी के बराबर है। अब यहां से हमें मान लो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने लेट कर लिया a है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेट कर लिया b है और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेट कर लिया c है। तो हमें जो c वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमें a और b की फॉर्म में फाइंड करना है, a और b की टर्म्स में फाइंड करना है। तो यहां से सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसको नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट को नाम देते हैं पी क्यू, इसको पी का, इसको क्यू का, इसको आर नाम दे देते हैं और इस वाले को एस का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से देखो हमें साफ दिख रहा है कि इन ट्राइंगल पी आर एस वाले ट्राइंगल में क्या है, एस आर है बेस और
पी एस है हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, तो यहाँ से एस आर की वैल्यू आ जाएगी पी एस कॉस थीटा। और पी एस की वैल्यू कितनी है, पी एस है बी वेक्टर, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी ले रखा है, तो पी एस की वैल्यू बी है, तो पी एस हो गया बी कॉस थीटा। सेम ऐसे ही पी आर अपॉन पी एस, ये हो जाएगा साइन थीटा, तो पी आर हो गया पी एस साइन थीटा, और पी एस की वैल्यू बी है, तो ये हो गया बी साइन थीटा। तो यहां से हमें पी आर और एस आर की वैल्यू पता चल रही है। अब बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। बड़े वाले ट्राइंगल में क्या हो रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये होगा पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। पी क्यू ही अपना सी है, पी आर अभी हमने निकाला बी साइन थीटा, तो पी आर को लिख देंगे बी साइन थीटा प्लस क्यू आर। क्यू आर क्या होगा, क्यू एस प्लस एस आर, तो इसको लिख दिया क्यू एस प्लस एस आर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू एस की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए, और एस आर की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड करी बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे हमें इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो सबको आता ही है, होल स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर हो गया, इस पूरे का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसके बाद ये बच्चा बच्चा जानता है 1 हो जाता है। तो देखो यहां से c की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से c की वैल्यू आ रही है रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू आ जाती है, a और b दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है c, और c की वैल्यू यहां से आती है रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब c की वैल्यू अगर हमें मैक्सिमम चाहिए फॉर c मैक्स, तो cos थीटा कितना होना चाहिए, फॉर c मैक्स cos थीटा 1 होना चाहिए, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और cos थीटा की वैल्यू 1 किस पे आती है, cos थीटा की वैल्यू 1 आती है 0 डिग्री पे और 2 पाई पे 4 पाई, इन सभी पे cos थीटा की वैल्यू 1 आती है। तो cos थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो c की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये a प्लस b बन जाएगा। तो c मैक्स की वैल्यू आ रही है a प्लस बी। सेम ऐसे ही c मिनिमम के लिए cos थीटा होना चाहिए -1, cos थीटा -1 होगा तो c मिनिमम की देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, और ये रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर रूट से बाहर निकालेंगे तो a माइनस बी आएगा। तो c मिनिमम की वैल्यू आ रही है a माइनस बी, तो ये c मैक्स और c मिनिमम भी तुम्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो रिजल्टेंट वेक्टर c है, ये मान लो a के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से हम ये tan अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं। तो बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर देखें tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी आर और बेस क्यू आर, तो इसको लिख देते हैं पी आर अपॉन में क्यू आर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू है पी आर की वैल्यू बी साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू बी साइन थीटा पुट कर देते हैं अपॉन क्यू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं क्यू एस प्लस एस आर, और क्यू एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्यू एस की वैल्यू हमने, अच्छा क्यू एस की वैल्यू तो डायरेक्ट ए है, और एस आर की वैल्यू हमने निकाली थी बी कॉस थीटा। तो यहां से ये tan अल्फा की वैल्यू आ जाती है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये पूरा ट्राइंगल लॉ है। सेम ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ भी होता है। देखो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर इस तरीके से ए और बी, ये अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को दिखा रहे हैं, ए और बी दो वेक्टर अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से इसको हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है, वो डायगोनल होता है जो इन्हीं के इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये वाला डायगोनल हमें यहाँ पे लेना है। तो ये है सी वेक्टर जो इन दोनों के सम के बराबर होगा।
ये वाला अगर बी वेक्टर है तो ये वाला भी क्या बी वेक्टर ही होगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, यानी बी वेक्टर को इधर मूव करवाएंगे तो ये बी वेक्टर ही बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, कोई भी दो वेक्टर जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को दिखा रहे हैं उसको अगर हमने कंप्लीट पैरेललोग्राम बना दिया तो एक डायगोनल जो है इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा, और वो डायगोनल कौन सा होना चाहिए, ए और बी के इनिशियल से स्टार्ट होने वाला डायगोनल होना चाहिए। ये वाला डायगोनल हम यहाँ पे नहीं लेंगे, इन दोनों के इनिशियल से स्टार्ट होने वाला डायगोनल लेंगे। तो सी वेक्टर हो जाएगा ए प्लस बी के सम के बराबर। अब सेम ऐसे ही डेरिवेशन सेम है, स्टेटमेंट दोनों की अलग है। ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट अलग है, पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट अलग है, लेकिन दोनों की डेरिवेशन सेम है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फिगर दोबारा वही बन गई। यहाँ से अगर मैं यूँ 90 डिग्री का एंगल डालूंगा तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा। इसको हम पी का नाम दे देंगे, ये क्यू का, इसको आर का और इसको एस का। सेम फिगर बन रही है, सेम डेरिवेशन है, तो ठीक है, ये अपने आप समझ लेना। इसके बाद इसमें दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताया था तुम्हें। इसमें पहला क्या रखा है, टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन में है टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव द रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, यानी दो वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इनके बीच में एंगल फाइंड करो। सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमें पता है कि यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, तीनों मैग्नीट्यूड सेम दे रखे हैं, तो तीनों को मैं x लेट कर लेता हूँ। तो c को भी x लिख दिया, रूट में x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा। तो ये हो गया x इक्वल्स टू रूट में 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये 2x स्क्वायर इधर आके माइनस होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा, यानी -1/2 हो गया कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ये तुमने मैथ में पढ़ा होगा, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 120 डिग्री पे होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू फोर्सेस जिसके मैग्नीट्यूड 3:5 के रेशियो में है। तो दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड 3:5 के रेशियो में है, तो लेट द टू फोर्सेस बी, लेट द टू फोर्सेस बी 3x एंड 5x। जब भी रेशियो में होते हैं तो हमें इस तरीके से करना है, हमें कुछ x लेट कर लेना है। तो दोनों फोर्सेस को 3x और 5x से दिखा दिया। गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन देम इज 60 डिग्री, यानी कि उनके बीच में अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 है, मतलब यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। इनके बीच में एंगल ऑफ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x और कॉस 60 डिग्री, रूट में ये आ गया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट दे रखा है 35 न्यूटन। तो यहाँ से 35 इक्वल्स टू रूट में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 25x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 2 6 6 5 30x स्क्वायर इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 और 15 हो गया 30 40 और 9 49x स्क्वायर हो गया ये। तो 35 आ रहा है 7x, तो 7 5 35, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो पहला वाला फोर्स हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी 15 न्यूटन्स, और दूसरा वाला फोर्स हो जाएगा 5 इंटू 5 यानी 25 न्यूटन्स। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन में क्या रखा है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर 25 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। तो लेट द टू फोर्सेज बी ए एंड बी, लेट कर लो। तो इनका ग्रेटेस्ट क्या होता है, सी की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो a प्लस बी आती है, तो a प्लस बी इन्होंने ग्रेटेस्ट जो दे रखा है वो 29 दे रखा है, और लीस्ट वैल्यू a माइनस बी आती है, तो लीस्ट वैल्यू इन्होंने 5 दे रखी है। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 2a आ जाएगा 29 30 34, a की वैल्यू यहाँ से 17 न्यूटन्स आ रही है। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी, तो 17 माइनस बी इक्वल्स टू 5, b उधर जाएगा तो 17 माइनस 5 इक्वल्स टू b, तो ये आ गया 12 न्यूटन। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, दोनों फोर्सेस में अगर 3 ऐड कर दें और इनको 90 डिग्री पे रख दें, तो दोनों फोर्सेस में 3 ऐड कर दो तो नया फोर्स बन जाएगा 17 प्लस 3 30 न्यूटन, और b डैश बन जाएगा 12 प्लस 3 15 न्यूटन।
17 + 3 20 हो जाएगा। तो A डैश आ गया 20 न्यूटन, B डैश आ गया 15 न्यूटन। इनके बीच में एंगल दे रखा है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देना, रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो C डैश आ जाएगा रूट में A का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 15 और cos 90 हो जाएगा 0। तो ये खाली इतना बचेगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये सॉल्व कर लोगे तो अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो कोई एक वेक्टर ले लिया मैंने, ए वेक्टर, जैसे 2i + 3j + 4k। तो इससे कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जैसे 4i + 6j + 8k। तो बहुत ही सिंपल मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट। इसमें a डॉट बी का फॉर्मूला होता है a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ये a डॉट बी की वैल्यू होती है। अच्छा, यहाँ से अगर हमें कॉस थीटा निकालना हो तो हम a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। अब जैसे कि आई जे के 3 यूनिट वेक्टर है, तो आई डॉट आई अगर हम करेंगे, आई डॉट आई हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड 1, उन दोनों के बीच में एंगल cos 0। आई डॉट आई 1 आ जाता है। सेम जे डॉट जे भी 1 ही आएगा। ऐसे ही सेम के डॉट के भी 1 आएगा। पर अगर हम आई डॉट जे निकालें तो आई और जे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो 1 × 1 × cos 90 ये हो जाएगा 0। ऐसे ही आई डॉट के अगर निकालें तो ये भी 0 हो जाएगा, और जे डॉट के अगर निकालें तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इनको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं 2i + 3j + 4k, और बी वेक्टर लिखा मैंने i - j + 2k। तो यहाँ पर अगर a डॉट बी करेंगे तो 2i को पहले तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट i 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, और i डॉट j 0, i डॉट k 0। ठीक है, अब j को मल्टीप्लाई करेंगे 3j डॉट i 0, 3j डॉट -j, तो ये -3 हो जाएगा, और 3j को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4k को ये 0, 4k को -j से 0, 4k को 2k से, तो ये 8 आ जाएगा। तो सिंपल ये याद रखना है कि i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से मल्टीप्लाई करना है, और k को k से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा 8 × 10 - 3 7। तो यहां से a डॉट भी 7 आया। a का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो a का मैग्नीट्यूड आ रहा है रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा रूट में 29। और यहाँ से अगर b का मैग्नीट्यूड निकालें तो b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये रूट में 6 आ रहा है। तो यहाँ से अगर cos थीटा निकालें तो cos थीटा हो जाएगा a डॉट बी, जो कि आ रहा है 7, डिवाइड में a का मैग्नीट्यूड रूट 29, b का मैग्नीट्यूड रूट 6। तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 7/√29 और √6। तो यहां से हम a डॉट बी भी निकाल सकते हैं और इनके बीच में एंगल cos थीटा भी निकाल सकते हैं। अब जरा यहां पे देखो, अगर अच्छा a डॉट बी, अगर a और b के बीच में एंगल अगर 0 है, इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, अगर a और b आपस में परपेंडिकुलर तो a डॉट बी 0 होगा। कैसे? a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos 90 ये हो जाएगा 0। इस पर भी बेस्ड एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे मान लो ये आ गया a वेक्टर दे रखा है 2xi कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और b वेक्टर दे रखा है 2i माइनस वाई जे, या माइनस नॉर्मल j लिख लेते हैं, प्लस k। a इज परपेंडिकुलर टू b, फाइंड x फाइंड करना है। तो सिंपल तुम्हें क्या कर देना है,
ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 कर देना है, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू ज़ 4x हो जाएगा। जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, के को के से करेंगे +2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4x - 1 इक्वल्स टू 0, 4x हो जाएगा 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। इसके बाद देखो जैसे a डॉट बी, अब डॉट प्रोडक्ट क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए a डॉट बी और b डॉट a दोनों सेम होते हैं। इसके अलावा अगर हम a डॉट a करें, a डॉट a हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल होगा 0, क्योंकि a वेक्टर और a वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। तो a का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर और cos 0 1। तो a डॉट a अपना क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर। तो ये दो प्रॉपर्टीज तुम्हें इसमें डॉट प्रोडक्ट में याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूं। जैसे मान लो अगर कोई दे रखा है तुम्हें a प्लस बी डॉट a माइनस बी, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल्स टू 11। यहां पे b का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें 2 और फाइंड करना है हमें a का मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड हमें पता है, a का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो यहां पे पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इनको, जैसे a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b। तो a डॉट a तो हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि a डॉट b और b डॉट a इक्वल है, अभी ऊपर बताया, और माइनस b डॉट b हो जाएगा b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, b का मैग्नीट्यूड हमें 2 दे रखा है, तो यहां से a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा 4 + 11, यानी a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है 15। तो a का मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा रूट में 15। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। इसके बाद आते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो वेक्टर में आती है, वो वेक्टर होती है। तो a क्रॉस b, पहले तो a क्रॉस b का सिंपल मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम फॉर्मूला है, बस यहां पे साइन थीटा आ जाता है। a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है तो यहां पर i क्रॉस j, यहां पर एक इस तरीके से मैंने सर्कल बना दिया। इस सर्कल में अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरीके से i j और k बना देते हैं। इस सर्कल में अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे जैसे i क्रॉस j, तो i क्रॉस j इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव k। फिर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं j क्रॉस k इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी i, और फिर हम जाएंगे k क्रॉस i, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी j। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं i क्रॉस k, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। फिर k क्रॉस j, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज गए तो वैल्यू -i आएगी। फिर j क्रॉस i, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज गए तो j क्रॉस i की वैल्यू आ जाएगी -k। तो ठीक है, अब यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अगर हमें कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, a वेक्टर है i - 2j + 4k और कोई b वेक्टर है -i + j + 3k। a और b दो वेक्टर दे रखे हैं, तो हमें a क्रॉस b को सॉल्व करने का जो तरीका है वो देखो क्या है। यहां पर सबसे पहले तुम्हें इस तरीके से बनाना है और i j k ये तीनों लिख देने हैं। फिर a वेक्टर के जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो लिखने हैं, आगे जो वेक्टर होगा उसके कोफिशिएंट पहले लिखे जाएंगे। तो 1 यहाँ पे -2, यहाँ पे 4, b वाले के -1, 1 और 3। इसके बाद देखो अगले स्टेप में क्या करना है। अगले स्टेप में हमें करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे i कैप, फिर i के रो, i के कॉलम और i के रो दोनों को छुपा देंगे। तो इधर जाते समय पॉजिटिव और इधर जाते समय नेगेटिव। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आया, फिर 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा।
अब ऊपर जाते समय एक नेगेटिव का साइन आएगा तो वो नेगेटिव मैंने लिख दिया। अब जे वाले बीच वाले को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अब जे वाले के कॉलम और रो को हम छुपाएंगे। जे वाले का कॉलम ये हो गया, जे वाले का रो ये हो गया। अब यहाँ पर 1 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो इस तरफ जाते समय तो पॉजिटिव ही आएगा, फिर माइनस फॉर्मूले का, और इस तरफ जाते समय -1 इंटू 4 -4। फिर तीसरा है के को हम पॉजिटिव लिखते हैं। अब के कॉलम और रो को छुपाएंगे। के रो और कॉलम को छुपाया तो 1 इंटू 1 इधर जाते समय पॉजिटिव, फिर माइनस इधर जाते समय नेगेटिव आ जाएगा, तो -1 इंटू -2 ये +2 हो जाएगा। तो ये आ रहा है -10 i कैप एंड 4 3 7 -7 j कैप -1 k कैप। तो यहाँ से a क्रॉस b की वैल्यू आ गई है सॉल्व करके। तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो a क्रॉस b का हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, जो आ जाएगा रूट में 100 प्लस 49 प्लस 1। अब इसी में देखो जरा, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि a क्रॉस a होता है 0, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल 0। तो a का मैग्नीट्यूड और साइन 0, ये 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए a क्रॉस a 0 होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, क्योंकि a क्रॉस b की डायरेक्शन अगर इधर है तो b क्रॉस a की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन को माइनस से दिखाया जाता है। तो ये तो इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जाता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर है। a वेक्टर यहां पर ले लेते हैं, सेम यही वाला क्वेश्चन, i माइनस 2j प्लस 4k, और b वेक्टर ले लेते हैं यही वाला माइनस i प्लस j प्लस 3k। तो जो यहां से हमारा a क्रॉस b आता है वो a के परपेंडिकुलर होता है, और जो a क्रॉस b है वो b के भी परपेंडिकुलर होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हें याद रखना है कि a क्रॉस b a के भी परपेंडिकुलर होता है और a क्रॉस b b के भी परपेंडिकुलर होता है। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या पूछा है कि एक यूनिट वेक्टर बताओ जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो पहले तो दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बना दो, वो यहां से आएगा। ये हमने सॉल्व करके निकाल लिया, दोनों के परपेंडिकुलर हमने एक वेक्टर यहां से निकाल लिया है a क्रॉस b। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है। अब इसको हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी जो a क्रॉस b यहां से आया है, ये जो a क्रॉस b यहां से आया है, इस a क्रॉस b को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -10i -7j -1k डिवाइड में रूट में 150। ये एक यूनिट वेक्टर है। दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। ये जो यूनिट वेक्टर है ये a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर है। इसके अलावा इसमें इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस b एंड a माइनस b। जो a प्लस b और a माइनस b दोनों के ही परपेंडिकुलर है, ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ। तो ऐसे यूनिट वेक्टर में क्या करेंगे, सबसे पहले a और b को ऐड कर देंगे। a और b को ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 0i माइनस j प्लस 7k, यानी कि माइनस j प्लस 7k आ रहा है। और a माइनस b दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2i एंड माइनस 3j प्लस k। अब यहां से एक वेक्टर हमें ये मिला, एक वेक्टर हमें ये मिला, ये दो वेक्टर मिल गए। अब इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, सेम यही तरीका, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी
इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सेम तरीका है, तो मैं खाली लिख देता हूँ, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे 0 -1 एंड 7, यहाँ पे आ जाएगा 2 -3 और 1। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के जो बाद आएगा, उसके बाद जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक चीज और आती है, वो भी मैं जल्दी से बता देता हूं तुम्हें। मान लो क्वेश्चन में ए वेक्टर दे रखा है i - 2j + xk और बी वेक्टर दे रखा है -i + j + 2k और कहा है कि a क्रॉस b = 0 है। तो फाइंड करो x को। a क्रॉस b 0 है, फाइंड करो x को। तो देखो यहां पे क्या करना है, सिंपल a क्रॉस b का यही तरीका यूज करना है हमें। i j and k 1 - 2 x - 1 1 2 सॉल्व कर देंगे इसको। i पहले i को, i के कॉलम और i के रो को छुपाएंगे, तो -2 × 2 -4 हो जाएगा और 1 × x -x हो जाएगा। j वाला हमेशा नेगेटिव लेते हैं, फिर j के कॉलम और j के रो को छुपाएंगे, तो 1 × 2 1 × 2 हो जाएगा 2 -1 × -1 × x, तो -x हो जाएगा ये। अब k के कॉलम और रो को छुपाएंगे, तो 1 × 1 1 -1 × -2 + 2। इसको = 0 पुट करना है, तो यहां से तुम सॉल्व करके x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो ये चैप्टर यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।